स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 51। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लॉ फाउंडेशन बैच में आईपीसी ऑन द वर्ज ऑफ इट पे हैं कि हम इसको खत्म कर दें। आप लोगों को पता है कि आईपीसी में कितने टोटल चैप्टर्स होते हैं। आईपीसी में टोटल चैप्टर्स जितने हैं वो है 23 चैप्टर्स हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 498A का सेक्शन पढ़ा था। ये पढ़ा था कि अगर किसी भी औरत के साथ जो कि एक मैरिड वुमन है उसके साथ क्रूएलिटी होती है, और वो क्रूएलिटी कौन करता है, या तो उसका हस्बैंड करता है या फिर उसके रिलेटिव्स करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल क्रूएलिटी, सेक्सुअल क्रूएलिटी, इमोशनल क्रूएलिटी, ठीक है, इस टाइप की क्रूएलिटी हो रही है, या फिर उससे अनलॉफुल डिमांड करते हैं कि वो किसी तरीके का उनको कोई पैसा लाके दे, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लाके दे, या फिर उनकी किसी भी अनलॉफुल डिमांड को अग्री करे, कोई भी डाउरी से रिलेटेड चीज लाके दे, उसको हैरेस करते हैं इस सब के लिए और मजबूर करते हैं कि वो सुसाइड कमिट कर ले, तो 498A का सेक्शन लग जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। सेक्शन 20, ये जो चैप्टर 20A है, इसमें जो सेक्शन 498A है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। और क्यों ऐड किया गया, क्योंकि सोसाइटी में ये देखा गया कि औरतों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरी है। ब्राइड बर्निंग के बहुत सारे केसेस आए, ऐसे केसेस आए जहां पे औरतों को डाउरी के लिए टॉर्चर किया जाता था और वो लोग इवेंचुअली मजबूरी में आके क्या कर लेती थी, सुसाइड कर लेती थी। ठीक है, इसी के साथ साथ 304B जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डाउरी डेथ, वो सेक्शन को भी ऐड किया गया, जिससे कि किसी भी औरत जिसकी डेथ हो रही है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी। अब ये क्रूएलिटी का क्या मतलब है, ये आप लोगों को कहाँ देखना है, आप लोगों को देखना है सेक्शन 498A का एक्सप्लेनेशन, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आप लोग अपने कॉलेज में भी ये पढ़ के आए होंगे। तो क्रूएलिटी का वही मतलब रहेगा, किसके लिए, 498A के लिए भी और 304B के लिए भी वही मतलब रहेगा। तो ये सारे सेक्शंस जब हमने करे थे, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी के बारे में बात करता है, उसको डिटेल में कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 17 जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसको हम डिटेल में कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वाले ऑफेंसेस करे थे, जो चैप्टर नंबर 18 में है। चैप्टर नंबर 19 में सिर्फ एक ही सेक्शन है 491, बाकी सब रिपील हो चुका है, वो भी हमने कर लिया। चैप्टर नंबर 20 जो कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज की बात करता है, वो हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 21 तक ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है आईपीसी में। और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका चैप्टर नंबर है आपका 21। हम आज ये कवर करने वाले हैं, जो कि बात करेगा डेफोमेशन के बारे में। डेफोमेशन के लिए जो आज हम सेक्शंस कवर करने वाले हैं वो 499 से 502 तक हैं। ये सब आज हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आप अपनी स्टेट के पीटी या फिर मेंस की तैयारी करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, या फिर अटेम्प्ट भी कर चुके हो पहले, तो आपको पता है कि डेफोमेशन का जो चैप्टर है ये कई बार पूछा गया है। डेफोमेशन की जो एक्सेप्शंस है ये कई बार पूछी गई हैं, तो इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, इनको आपको अच्छे से करना है। क्लैट एस्पिरेंट हो और आपका लीगल एप्टीट्यूड का जो पेपर आता है उसमें भी आपको लीगल नॉलेज चेक होती है, तो डेफोमेशन का क्या मतलब होता है ये समझना बहुत जरूरी है। सिविल मतलब भी होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है, सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों का समझना जरूरी है। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और आप अपना सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हो, तो आपको पता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो डेफोमेशन के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और 10-10, 20-20 नंबर का डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं डेफोमेशन एज अ सब्जेक्ट। और अगर आप एक लॉयर है, एक लॉ एस्पिरेंट है, तब भी आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि डेफोमेशन के केसेस बहुत बार हमारे लॉ के करियर में भी आते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें करंट लीगल नॉलेज की बात करें, तो राहुल गांधी का जो डेफोमेशन वाला केस है वो हम सबको वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, एंड अगर हम नहीं है तो हमें इसके बारे में पता जरूर करना चाहिए कि राहुल गांधी का एक डेफोमेशन का केस हुआ है जहां पे उनको 2 साल तक की सजा सुनाई गई है। वहां पे उन्होंने मोदी सरनेम के बारे में कुछ गलत बात बोली, जिसके ऊपर उनके ऊपर एक डेफोमेशन का केस हुआ।
बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ है, उनका जो भी राइट्स थे उसको भी, उनको जो MP MLA के जो राइट्स होते हैं, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उनके ऊपर, उसके ऊपर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो क्या समझना है कि डेफमेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है जिसको हमें कवर करना बहुत जरूरी है। जब हम एक लॉ एस्पिरेंट हैं, हम एक लॉ के स्टूडेंट हैं, तो कई चीजें हमारी सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है। अगर हम बोलते हैं कि हम लॉयर हैं या हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। तो आपको ये सब कुछ समझना जरूरी है, ठीक है। अब आज के हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे, हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम डेफमेशन पढ़ेंगे, हम उनकी एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशंस को कवर करेंगे, इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कभी कभी ये होता है कि हम बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है उसको भूल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, पर हम क्या नहीं भूलते हैं, हम ये नहीं भूलते हैं कि एग्जाम्पल क्या था, वो स्टोरी को हम नहीं भूलते हैं। जैसे कि राहुल गांधी वाली स्टोरी जो है, राहुल गांधी वाली स्टोरी जहाँ पे उन्होंने मोदी सरनेम के बारे में कुछ बोला और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये स्टोरी आप कभी नहीं भूलोगे। आप लोगों ने न्यूज में भी सुनी होगी, अपने जो आपके सर्कल्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, वहां पे भी डिस्कशन हुई होगी। तो इलस्ट्रेशन के हिसाब से आप डेफमेशन के केस में रिलेट कर सकते हो। सेक्शन 500 पढ़ेंगे, 501 पढ़ेंगे एंड 502 भी आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या देखना है स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि हर एक बंदे को, जो हमारी कंट्री में है, हर एक बंदे को क्या राइट है, उसको राइट है कि उसको एक्सप्रेस कर सके, अपने जो भी मन के विचार हैं उनको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है। किसने दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो हमारे को राइट है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम इन्फोर्स कराने के लिए कहाँ भी जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल, ठीक है। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, ब्रीच करता है, तो आप इनको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि जहाँ पे हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, वहीं पे इन राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। क्या कहते हैं कि अगर आप एक बंदे को राइट दे देते हो तो वो खुले तरीके से अपने विचारों को खुले प्रकार से प्रकट करता है, बट अगर उन विचारों को प्रकट करते हुए आप दूसरे इंसान के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो, आप दूसरे की टेरिटरी में घुस रहे हो, तो उन राइट्स को कर्टेल करना भी जरूरी है, उन राइट्स को रोकना भी जरूरी है। इसीलिए हर एक राइट जहां पे आपको दिया गया, वहीं पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, जहां पे वो आपको कंट्रोल करते हैं कि अपना राइट एक्सरसाइज करो बट सामने वाले को इन्फ्रिंज ना करो, ठीक है। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसको इन्फोर्स कराने हम कोर्ट तक जा सकते हैं, बट ये राइट भी है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हमें प्रोवाइडेड है। अब एक ही सच रिस्ट्रिक्शन है डेफमेशन, जैसे कि अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो, इवन दो वो बात सच है, इवन दो इट इज ट्रू, वन इज हैविंग द राइट to speak as he wishes, to publish what he wants, but this right does not cause harm to the others. आप अपने मन की बात बोलो, आप अपने विचारों को प्रकट करो, बट सामने वाले के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें, ठीक है। तो सिविल लॉ क्या कहता है? सिविल लॉ में डेफमेशन के लिए आपको डैमेजेस मिलते हैं। मनी अपने आप में सब कुछ को फुलफिल नहीं कर सकता, इसीलिए जरूरत थी कि आप क्या करें, आप क्रिमिनल लॉ के अंदर भी डेफमेशन को लेके आए। इसीलिए क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या हुआ कि जो भी लोग डेफमेशन करते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। तो जहाँ पे सजा का डर होता है, जहाँ पे जेल का डर होता है, इम्प्रिजनमेंट का डर होता है, वहां पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन क्राइम्स को कम करते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं डेटरेंस थ्योरी। आप बेसिकली एक डेटरेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, एक प्रिवेंटिव एलिमेंट लेके आ रहे हो कि अगर आपने ये चीज करी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो आपको जब डेटरेंस करना है, आपको जब डेटरेंस थ्योरी को यूज करना है, आपको सामने वाले का जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करना है, इसीलिए आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना है। इसीलिए पीनल लॉ के अंदर भी डेफमेशन को अब पनिश किया जाता है, और डेफमेशन के लिए आपको जेल भी जाना पढ़ सकता है अगर आप क्रिमिनल लॉ के अंदर लाइबिलिटी आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो क्या समझना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 21 में जहां पे हम डेफमेशन पढ़ने वाले हैं, इस फ्लो चार्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद एक बार डिटेल में मेरे साथ पढ़ना है, फिर इस फ्लो चार्ट की या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लोग हमारे जो PW की ऐप है वहां पे लॉ सिलेक्ट करके, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करके, IPC सिलेक्ट करके क्लास नोट्स को PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चैप्टर नंबर
51 की जब हम बात कर रहे हैं, डेफमेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या समझना है, अगर कोई भी इंसान जिसका मेंस रिया क्या है, उसकी या तो इंटेंशन है, या तो उसकी नॉलेज है, या तो उसको रीजन टू बिलीव है, प्लस वो क्या कर देता है, वो मेक करता है या पब्लिश करता है कोई भी ऐसी इम्प्यूटेशन जो कि किसके थ्रू कर रहा है, अपने वर्ड्स के थ्रू कर रहा है, जो कि या तो बोले जा रहे हैं या तो पढ़ सकते हो, कोई भी साइन के द्वारा करता है, कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, जिससे सामने वाले को हार्म कॉज हो रहा है, उसकी रेप्यूटेशन को, उसकी इज्जत को हार्म कॉज हो रहा है। उसकी इज्जत को हार्म कैसे कॉज हो रहा है, उसकी जो मॉरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है वो लोअर हो जाती है, या फिर उसका कैरेक्टर लोअर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू हिज कास्ट कॉलिंग, या फिर आप उसकी जो मार्केट में क्रेडिबिलिटी है उसको लोअर कर देते हो। अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो मिस्टर ए है ये तो एक डिफॉल्टर है, इनसॉल्वेंट बनता है, तो इसकी मैं मार्केट में जो वैल्यू है उसको लोअर कर रही हूँ, उसकी क्रेडिट वैल्यू को लोअर कर रही हूँ। या फिर आप सामने वाले इंसान को ये बिलीव कराते हो कि ये जो बंदा है ना ये एवं ही है, ये लोथसम बंदा है, लोथसम स्टेट का बंदा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी जो रेप्यूटेशन है उसको इफेक्ट कर रहे हो। जब आप उसकी रेप्यूटेशन को इफेक्ट कर रहे हो तो जो उसके आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उसको भी इफेक्ट कर रहे हो। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप अपने आप में लोथसम का मतलब, एक चीज और ध्यान रखो, लोथसम का मतलब हो गया हेटफुल। आप सामने वाले के मन में ला रहे हो कि ये बंदा तो हेटफुल है, अच्छा बंदा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हॉरिबल फीलिंग दिला रहे हो कि ये बंदा तो हॉरिबल बंदा है, ठीक है। तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप उसकी इमेज लोअर कर रहे हो, आप सोसाइटी में किसी इंसान की इमेज लोअर कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम 4 दोस्त बैठे हुए हैं और मैं बोलती हूँ कि मिस्टर एक्स जो है ना, उनकी तो ना हमें सबको पता है कि कैसी आदतें हैं, उनके सामने तो कोई भी गोल्ड आर्टिकल मत रखो, वो तो कब गायब हो जाए पता ना चले। तो अब मैंने सरकाजम यूज करते हुए उनकी इमेज के बारे में क्या बोला, मैंने अपने वर्ड्स के द्वारा जो कि स्पोकन थे ऐसी बात बोली कि अगर आपने इनके सामने कोई चीज रखी, इम्प्यूटेशन बनी, मैंने मेक करी एक ऐसी इम्प्यूटेशन जहां पे मैंने ये बोला कि अगर आप इनके सामने कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट रख देते हो, गोल्ड की चीज रख देते हो, तो वो गायब हो जाएगी। बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये बंदा तो चोर है और ये बड़ी सफाई से चोरी करता है। तो मैंने इंटेंशनली खुराफाती दिमाग से उसका जो मॉरल कैरेक्टर है उसको लोअर करा, उसका जो क्रेडिबिलिटी थी हम 4 दोस्तों में उसको लोअर करी, ये फीलिंग कराई सामने वालों को कि ये तो बड़ा गंदा बंदा है, इसको आप हेट करो, ये बंदा क्रेडिबल नहीं है, इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसको डिफेम किया है। जहां पे राहुल गांधी जी ने बोला कि सारे लोग जो कि मोदी सरनेम के हैं वो चोर हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तरीके से एज पर द जजमेंट, मैं कोई पर्सनल व्यूज नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से लेके जा रही हूँ, तो नो पर्सनल व्यूज हियर कि ये सही है या गलत है, बट एज पर द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट उन्होंने जो भी बात बोली वो डेफोमेशन के अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखना है, कोई भी बंदा अगर बाय वर्ड्स या तो स्पोकन है या तो रेड आप रिटन में है, कोई भी साइन लैंग्वेज है या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी चीज को पब्लिश करता है जो कि सामने वाले की इमेज को रेप्यूटेशन को हार्म करती है, ठीक है, या फिर उसको नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, इंटेंशन है कि ऐसी इम्प्यूटेशन हार्म करती है, एक्सेप्ट इन अदर केसेस जो कि हमारे एक्सेप्शंस में कवर है, इसको कहा जाएगा कि ये डेफोमेशन है, ठीक है। तो अब क्या देखने की बात है, सबसे पहली एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि इट मे अमाउंट टू डेफोमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन। अगर किसी मरे हुए इंसान के बारे में भी आप गलत बात बोल रहे हो वो भी अपने आप में डेफोमेशन होगी, क्योंकि वो जो इम्प्यूटेशन है वो हार्म करेगी रेप्यूटेशन ऑफ दैट पर्सन। अगर वो जिंदा था तो हर्टफुल हो सकती है वही बात उसकी फैमिली को, उसके नियर रिलेटिव्स को। तो बेसिकली अगर आपने मिस्टर एक्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है, ही इज डेड, बट आपने ये बोला कि मिस्टर एक्स जो हैं वो ही वाज अ थीफ, बट ये बात झूठी है, दिस इज अ लाई। अगर ये जिंदा होता तो ये इसकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करता। अब ये मिस्टर एक्स की फैमिली की क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेगा, उनको हर्टफुल होगा, उनको क्या करेगा, फीलिंग्स को हर्ट करेगा, उनको परेशान करेगा, तो दिस इटसेल्फ विल बी डेफोमेशन। तो एक्सप्लेनेशन यही कहती है कि चाहे बंदा जिंदा हो चाहे बंदा मरा हो, आप अगर किसी के बारे में कुछ गलत बात बोल रहे हो जो उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, इंटेंशनली बोल रहे हो, नॉलेज के साथ बोल रहे हो, रीजन टू बिलीव है, तो वो भी अपने आप में डेफोमेशन होगी।
एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, इट मे अमाउंट टू डेफमेशन टू मेक एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन। अब जैसे कि मैंने एक कंपनी के लिए, मैंने एक कपड़ों की कंपनी है XYZ मान लेते हैं, ठीक है, XYZ कंपनी है, क्लोथ की कंपनी है, इसके लिए मैंने बोला XYZ के कपड़े ना बहुत ही खराब होते हैं, एक वॉश में खराब हो जाते हैं, एक वॉश में श्रिंक हो जाते हैं। और अगर ये बात झूठी है, अगर ये बात मैं बोल रही हूँ सो दैट उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी गुडविल इफेक्ट हो, जो पब्लिक है एट लार्ज, जो मेरा ग्रुप सर्कल है, वो उस XYZ कंपनी के कपड़े ना खरीदे, तो मैं भी इसको डेफमेशन कर रही हूँ। तो बेसिकली डेफमेशन एक लिविंग पर्सन की हो सकती है, एक डेड पर्सन की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस की हो सकती है, कलेक्शन ऑफ पर्संस की भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एनी इम्प्यूटेशन इन फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव या फिर एक्सप्रेस आयरनिकल में ऑल्सो अमाउंट टू डेफमेशन। बेसिकली आप आयरनी में कोई चीज बोल रहे हो, आप सरकाजम में कोई चीज बोल रहे हो, आप ऐसा कोई भी तरीके से कोई चीज बोल रहे हो, टेढ़े तरीके से बोल रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल रहे हो, वो अपने आप में क्या होगी, डेफमेशन होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 कहती है कि नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस वो इम्प्यूटेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरों को इफेक्ट कर रही है, उनका जो मॉरल कैरेक्टर है उसको लोअर कर रही है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर कर रही है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लोअर कर रही है, उसको आप कास्ट कॉलिंग कर रहे हो उसकी सोसाइटी में, या फिर आप ये बिलीव करा रहे हो सामने वाले बंदों को कि वो लोथसम बंदा है, वो बहुत ही हेटफुल बंदा है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, तो ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में आपका डेफमेशन होगा। बट अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो डेफमेशन नहीं होगा, जो हम लोगों ने पहले हमारे चार्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तरीके से लेते हैं, ए ने बोला जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीज वॉच। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सरकाजम यूज कर रहे हो, इनडायरेक्टली बात बोल रहे हो कि उसने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई। यहाँ पे आप क्या इंटेंड कर रहे हो, इंटेंड टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड डिड स्टील बीज वॉच। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, ये अपने आप में डेफमेशन कहलाएगा। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन लेते हैं, यहाँ पे ए ने एक पिक्चर ड्रॉ करी जहाँ पे जेड जो है वो बी की वॉच लेके भाग रहा था, इज रनिंग अवे विद बीज वॉच, इंटेंडिंग कि ये बात मानी जाए कि जेड ने ये घड़ी को चोरी किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुई, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, डेफमेशन होगी, अनलेस इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस, ठीक है। तो क्या समझना है, एक्सेप्शंस क्या है, ये समझने की बात है। एक्सेप्शंस हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10 एक्सेप्शंस हैं, 3 कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको एक्सेप्शंस याद हो जाए। 3 कीवर्ड्स क्या होंगे हमारे, 3 कीवर्ड्स हैं पब्लिक। अगर कोई भी बात पब्लिक गुड में बोली जाती है, मेक करते हो या पब्लिश करते हो, वो एक्सेप्शन के अंदर आएगी। अगर कोई भी चीज कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट है, तो सबसे पहले पब्लिक गुड हो गया, दूसरी बात हो गई पब्लिक सर्वेंट, तीसरी चीज हो गई पब्लिक क्वेश्चंस, चौथी चीज हो गई पब्लिक परफॉर्मेंस, जो पब्लिक परफॉर्मेंस मेरिट के बेसिस पे आ रही है। तो पब्लिक से 4 चीजें आपको याद रखनी है, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्वेश्चंस और पब्लिक परफॉर्मेंस। डोंट वरी, हम लोग अभी आने वाले इसी लेक्चर में इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले ये समझना है कि कौन से कीवर्ड्स को मुझे याद रखना है। अब क्या करना है, जब पब्लिक हमने पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा कीवर्ड याद रखना है कोर्ट या फिर लॉफुल अथॉरिटी। तो कोर्ट में कोई भी बात जो कि मेरिट ऑफ द केस के लिए बात करी जा रही है, जो मेरिट ऑफ द केस को डिसाइड करती है, या फिर कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, या फिर सेंसर, या फिर कोई भी एक्विजिशन जो कोर्ट में होती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, थर्ड कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अगर कोई भी इम्प्यूटेशन बनाई जा रही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कोई भी क्वेश्चन करा जा रहा है फॉर गुड ऑफ द पर्सन, तो 3 कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला कीवर्ड है पब्लिक, पब्लिक से पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्वेश्चंस, पब्लिक परफॉर्मेंस। सेकंड कीवर्ड क्या है आपका, कोर्ट या फिर लॉफुल अथॉरिटी। कोर्ट से मेरिट ऑफ द केस जो कि कोर्ट में डिसाइड करने में हेल्प करता है, कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग हो गई, सेंसर हो गया, या कोई भी एक्विजिशन हो गई जो कोर्ट में बनाई गई है। थर्ड कीवर्ड जो याद रखना है वो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अगर कोई भी इम्प्यूटेशन बनाई जा रही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट, या फिर कोई भी क्वेश्चन है विच इज इंटेंडेड फॉर द गुड ऑफ दैट पर्सन, तो इन 3 कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी बात कर रहे हो पब्लिक गुड के लिए, अगर इम्प्यूटेशन है ऑफ द ट्रूथ विच इज पब्लिक गुड रिक्वायर्ड टू बी मेड या फिर पब्लिश, तो वो अपने आप में डेफिमेशन नहीं होगा।
टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन एंड इट इज फॉर द पब्लिक गुड दैट ये चीज को आप पब्लिश करो. वेदर और नॉट इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. अब ये चीज कोर्ट को डिसाइड करनी पड़ेगी कि या ये पब्लिक गुड के लिए था या फिर नहीं था. बट कोई भी चीज जो कि किसके लिए है, पब्लिक गुड के लिए है, और अगर आप उस चीज को बोल रहे हो तो वो अपने आप में डेफमेशन नहीं होगी. ठीक है. उसके बाद सेकंड है एक्सेप्शन पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट जो भी चीज करता है, पब्लिक सर्वेंट का जो भी कंडक्ट है, वो अपने आप में डेफमेशन नहीं होगा अगर पब्लिक सर्वेंट एक्सप्रेस करता है, गुड फेथ में करता है अपना कोई भी ओपिनियन, जो कि कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट एक्सप्रेस कर रहा है जब वो अपनी पब्लिक फंक्शंस को, अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, अपने कैरेक्टर में है. अगर वो एक पुलिस ऑफिसर है तो वो अपने कैरेक्टर में है, वो अपनी पुलिस की वर्दी में है, वो पुलिस का जो अपना पब्लिक फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है. अगर उस टाइम पे वो कोई भी बात बोलता है, कोई भी अपना ओपिनियन बनाता है, गुड फेथ में बनाता है, तो वो डेफमेशन नहीं होगा, वो एक्सेप्शन में कवर होगा. थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई भी बात है, कोई भी कंडक्ट है किसी बंदे का जो कि पब्लिक क्वेश्चन से रिगार्डिंग है, तो वो अपने आप में डेफमेशन नहीं होगा. अगर कुछ भी गुड फेथ में एक्सप्रेस किया गया है, कोई ओपिनियन है, व्हाटएवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग कोई पब्लिक क्वेश्चन, या फिर रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर, या फिर ऐसा कैरेक्टर जो कि अपीयर करता है इन कंडक्ट एंड नो फर्दर. तो बेसिकली क्या याद रखना है, पब्लिक क्वेश्चन है अगर कोई भी, और वो किस में किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, तो वो भी अपने आप में डेफमेशन नहीं होगा. ओके. एक्सेप्शन में क्या कह रहा है, इट इज नॉट डेफमेशन ऑन ए टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन व्हाटएवर रिस्पेक्टिंग जेड्स कंडक्ट इन पिटिशनिंग government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding या फिर attending at such meeting, in forming or joining any society which invites the public support, in voting or canvassing a particular candidate for any situation. तो बेसिकली कोई भी चीज अगर पब्लिक क्वेश्चन के लिए है, गुड फेथ में कर रहे हो, पब्लिक के लिए ओपिनियन बना रहे हो, कोई पिटिशन फॉर्म कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए, कुछ रेक्विजिशन को साइन कर रहे हो किसी पब्लिक क्वेश्चन की मीटिंग के लिए, किसी चीज को, किसी मीटिंग को आप प्रिसाइड कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, और या फिर आप किसी सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, और ये सब कुछ किसके लिए, पब्लिक क्वेश्चन के लिए हो रहा है, तो ये डेफमेशन नहीं होगा. चौथी एक्सेप्शन कहता है अगर आप कोई भी रिपोर्ट है जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में है, इट इज नॉट डेफमेशन अगर आप पब्लिश करते हो जो कि सब्सटैंशियली ट्रू है, एक कोई भी रिजल्ट है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, या फिर कोर्ट के अंदर जो भी चीज हो रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की एक रिपोर्ट है, अगर आप उसको पब्लिश करते हो, मेक करते हो, तो वो भी डेफमेशन नहीं हुई. जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर है कि एक्स ने चोरी करी, एक्स इज अ थीफ, स्टोल एंड मर्डर्ड वाई. इस रिपोर्ट को आपने पब्लिश करा, ये अपने आप में क्या नहीं है, दिस इज नॉट डेफमेशन. ये डेफमेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट रिपोर्ट को, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को अगर आप पब्लिश करते हो तो ये अपने आप में क्या नहीं है, ये अपने आप में डेफमेशन नहीं है. एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर अ जस्टिस ऑफ पीस या फिर अदर ऑफिसर जो कि एक इंक्वायरी होल्ड कर रहा है, एक ओपन कोर्ट में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जो कि ट्रायल में हेल्प करेगी, इज अ कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द अबव सेक्शन. तो एक जस्टिस ऑफ द पीस या फिर कोई और ऑफिसर जो कि कोई भी कोर्ट की इंक्वायरी होल्ड कर रहा है किसी ट्रायल से रिगार्डिंग, उसको भी हम कोर्ट मानेंगे इस सेक्शन के लिए. पांचवा पॉइंट कहता है, पांचवी एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी बात मेरिट ऑफ द केस के लिए है, मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन द कोर्ट, या फिर कोई भी कंडक्ट ऑफ विटनेस है, कुछ भी चीज अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक गुड फेथ में, एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, वेदर इट इज रिगार्डिंग अ सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस जो कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, या फिर कोई विटनेस या फिर कोई एजेंट, जहाँ पे वो अपने कैरेक्टर में है, एज फार एज उसका जो कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, वो डेफमेशन के अंदर नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन के अंदर आएगा. ठीक है. जैसे कि A says, I think Z's evidence on trial is so contradictory that he must be stupid या फिर dishonest. जब आप एविडेंस की बात करते हो, जब हम ट्रायल की बात करते हैं, कभी कभी एविडेंस जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, एक बात को दूसरी बात से बदल दिया जा रहा होता है, मिसमैच कर रहा होता है. कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब है, मिसमैच हो रहा है. अगर वो चीज मिसमैच हो रही है और आप उसके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हो, वो डेफमेशन नहीं कहेंगे. ए इज विद इन द एक्सेप्शन क्योंकि वो गुड फेथ में बोल रहा है, जो भी अपना ओपिनियन है एक्सप्रेस कर रहा है रिगार्डिंग जेड्स कैरेक्टर एज इट
as it appears Z's conduct as a witness and no further. जैसा Z अपीयर हो रहा है कोर्ट में एज अ विटनेस और उसके बारे में अगर वो कमेंट कर रहा है तो ये अपने आप में क्या नहीं होगा, ये अपने आप में डेफमेशन में काउंट नहीं होगा. But if A says, I do not believe that Z asserted at the trial because I know him to be a man without veracity, A is not within this exception in as much as the opinion which he expresses about Z's characters is an opinion not founded on the Z's character as a witness. अब क्या समझने की बात है, अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा है, वो कह रहा है कि आई नो हिम टू बी अ मैन विदाउट वेरासिटी, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा है तो ये डेफेमेशन के अंदर आएगा. बट जो भी वो चीज विटनेस की तरह कर रहा था और अगर उसके ऊपर कमेंट हो रहा है, उसके ऊपर ओपिनियन आ रहा है तो वो डेफेमेशन के अंदर नहीं आएगा. तो क्या समझने की बात है कि अगर आप किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, अगर आप उसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, वो आपका डेफेमेशन नहीं होगा, वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा. बट अगर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, यहाँ पे वो पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहा है और वो अब उसके बारे में ओपिनियंस बना रहा है तो दिस विल बी अंडर द डेफेमेशन. 6 कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हो तो बेसिकली अगर आप कोई भी बात, कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच its author has submitted to the judgment of the public या फिर respecting the character of the author, अगर आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो तो वो अपने आप में डेफेमेशन के अंदर काउंट नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर कोई भी परफॉर्मेंस है जो कि सबमिट की गई है टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक एक्सप्रेसली या फिर एक्ट्स ऑन विच द पार्ट्स ऑफ द ऑथर विच इम्प्लाइज सच सबमिशन टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, तो वो भी अपने आप में डेफेमेशन के अंदर काउंट नहीं होगा. एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बंदा जो है वो अपनी बुक पब्लिश करता है और वो अपनी बुक को सबमिट करता है टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक. अब क्या हुआ, A says of a book published by Z, Z's book is foolish, Z must be a weak man, Z's book is indecent, Z must be a man of impure mind. ये अपने आप में covered है within the exception as he is saying this in good faith as much as his opinion which he expresses with respect to Z's कैरेक्टर ओनली एज इट इज इन Z's बुक. बट अगर वो बोलता है कि ये सब कुछ बोलता है उसकी बुक के बारे में और बोलता है कि आई नो इन पर्सनल कैपेसिटी कि Z इज अ थीफ या फिर Z इज अ मर्डरर, तो यहाँ पे ये डेफेमेशन होगी बट ये डेफेमेशन नहीं होगी. तो क्या समझना है कि अगर एक बुक है, अगर किसी बंदे ने कुछ पब्लिश किया है, कोई आर्टिकल लिखा है और वो उसने ओपन पोर्टल में लिखा है, उसने वो पब्लिक के लिए एट लार्ज लिखा है और पब्लिक उसके बारे में कमेंट करती है तो और उसी बुक के बारे में कमेंट कर रही है, उस चीजों के बारे में कमेंट कर रही है तो वो डेफेमेशन नहीं होगा. बट अगर वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में अपने उसके बारे में कोई पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बात कर रही है वो डेफेमेशन काउंट होगा. ठीक है. बट इफ A says I am not surprised that Z's book is foolish, indecent for he is a weak man and a libertine, A is not within exception in as much as his opinion which he expresses about Z's character is not founded in his book. तो बेसिकली जो भी चीज बोली जा रही है अगर वो ओपन डोमेन में कोई बंदा पब्लिश करता है उसके बारे में आप बात कर रहे हो दैट इज फाइन, यू आर नॉट हिट बाय डेफेमेशन. बट अगर आप उसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो नॉट विद रिस्पेक्ट टू द थिंग विच ही हैज पब्लिश बट विद रिस्पेक्ट टू हिज पब्लिक पर्सनल कैरेक्टर देन यू विल बी कवर्ड अंडर द डेफेमेशन. ठीक है. सेवेंथ एक्सेप्शन क्या बोलती है, सेंसर जो कि पास किया जा रहा है गुड फेथ में बाय अ पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, इट इज नॉट डेफेमेशन अगर एक बंदा हैविंग अथॉरिटी ओवर अनदर ईदर कन्फर्ड बाय द लॉ या फिर किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. तो अथॉरिटी दो तरीके से हो सकती है. अथॉरिटी कौन से दो तरीके से हो सकती है, या तो बाय लॉ है या तो बाय लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. टू पास ऑन गुड फेथ एनी सेंसर ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन इज अ मैटर टू विच सच लॉफुल अथॉरिटी रिलेट्स. तो क्या समझने की बात है कि अगर कोई भी बंदा लॉफुल अथॉरिटी में है और वो कोई भी बात बोल रहा है तो वो अपने आप में डेफेमेशन के अंदर नहीं आएगी. सेंसर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि आप किसी को कोई बात बताते हो एक स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल वे में बताते हो दैट ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग. तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जो कि आपको क्या बोली गई है, अगर आपको लॉफुल अथॉरिटी से दी गई है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा दी गई है, बेसिकली आप बोल सकते हो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है ऑफ डिसअप्रूवल. ठीक है, ऑफ डिसअप्रूवल. ठीक है.
a judge censuring in good faith the conduct of a witness or an officer of the court, a head of a department censuring on good faith those who are under his orders, a parent censuring in good faith a child in presence of other children, a school master, ये सब अपने आप में क्या होंगे? This is all whose authority is derived from a parent censuring in good faith, a pupil in his presence of other pupils, a master censuring in good faith a servant, या फिर अ बैंकर सेंचरिंग इन गुड फेथ द कैशियर, जिन सबको ये सब किसके अंदर कवर होंगे? ये सब कवर्ड होंगे अंडर द एक्सेप्शन ऑफ डेफमेशन। तो क्या समझने की बात है, अगर आप सेंसर कर रहे हो किसी भी बंदे को और वो चीज आप कर रहे हो अंडर द लॉफुल अथॉरिटी या फिर आप अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कवर्ड होगे अंडर द एक्सेप्शन। ओके, एट्थ एक्सेप्शन क्या कहती है? अगर आप कोई एक्विजिशंस कर रहे हो प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन, तो वो अपने आप में डेफमेशन नहीं माना जाएगा। अगर आप अक्यूज कर रहे हो अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्विजिशन, तो वो भी अपने आप में डेफमेशन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए इन गुड फेथ अक्यूजेस जेड बिफोर मजिस्ट्रेट। इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स of the conduct of Z, a servant, to Z's master. If A in good faith complains of the conduct of Z, a child, to Z's father, A is within this exception. अब आप अपने, अगर आप किसी के नौकर के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो उसके मास्टर को, या फिर किसी के बच्चे के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो उसके फादर को, ये अपने आप में जनरल, ये अपने आप में डेफमेशन के एक्सेप्शन के अंदर कवर्ड होगी और यहाँ पे आप गिल्टी नहीं होगे फॉर व्हाट? फॉर डेफमेशन। ठीक है, ओके। नाइन्थ एक्सेप्शन कहती है, अगर आप कोई भी इम्प्यूटेशन बना रहे हो, गुड फेथ में बना रहे हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज या फिर अदर्स इंटरेस्ट, तो बेसिकली अगर आप कोई भी इम्प्यूटेशन बना रहे हो किसी के कैरेक्टर के बारे में और आप जो भी बात बोल रहे हो वो गुड फेथ में बोल रहे हो और आप उस बंदे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या फिर कोई पब्लिक गुड के लिए बात बोल रहे हो, तो भी आप एक्सेप्शंस के अंदर कवर्ड हो जाओगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए एक शॉपकीपर है, वो बी को कहता है हु मैनेजेस हिज बिजनेस, उसका बिजनेस मैनेज करता है, सेल नथिंग टू जेड अनलेस ही पेज यू रेडी मनी फॉर आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी। अब कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन को पता होता है कि कई लोग जो होते हैं वो क्रेडिट पे माल तो ले जाते हैं बट वो पैसा नहीं देते। ठीक है, अब वो अपने ही सबऑर्डिनेट को बोल रहा है कि भाई जेड को कोई भी सामान मत देना जब तक वो पैसा ना दे, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो जेड के अगेंस्ट बात कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, तो यहाँ पे डेफमेशन हो गई। यहाँ पे डेफमेशन नहीं हुई क्योंकि वो बंदा क्या कह रहा है, वो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, फॉर पब्लिक गुड कह रहा है, और जो भी वो बात कह रहा है वो गुड फेथ में कह रहा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ही विल बी कवर्ड अंडर द एक्सेप्शंस। 10th एक्सेप्शन कहती है, अगर आप क्वेश्चन करते हो जो कि गुड फेथ में है ऑफ अ पर्सन टू हुम कन्वेड या फिर पब्लिक गुड के लिए, तो बेसिकली अगर आप सामने वाले इंसान को क्वेश्चन करते हो, गुड फेथ में करते हो, एक बंदे को दूसरे बंदे के अगेंस्ट करते हो फॉर समवन इन हुम द पर्सन इज इंटरेस्टेड या फिर पब्लिक गुड के लिए करते हो, तो आप भी एक्सेप्शन के अंदर कवर्ड होगी। जैसे कि आपको अब क्या समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं हमारे 499 के, हमारे डेफमेशन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले आप मेक कर रहे हो या पब्लिश कर रहे हो कोई भी इम्प्यूटेशन किसी बंदे के बारे में, वो चीज या तो आप वर्ड्स के द्वारा कर रहे हो जो कि स्पोकन है या रेड है, या तो आप साइन लैंग्वेज के द्वारा कर रहे हो या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कर रहे हो। जैसे कि आपको अगर याद हो, आपने एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि आपने एक ड्राइंग बनाई जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे की घड़ी लेते हुए भाग रहा था, तो आप क्या शो करना चाह रहे हो, आप शो करना चाह रहे हो कि ये बंदा चोर है, तो यहाँ पे आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन से कर रहे हो। और जो भी आप कर रहे हो आपको पता है इंटेंशन है या फिर नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है कि ये हार्म करेगा उसकी रेपुटेशन को, सामने वाले की रेपुटेशन को, तो आप डेफमेशन कर रहे हो। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है, मेकिंग या फिर पब्लिशिंग एनी इम्प्यूटेशन अबाउट अ पर्सन, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कि आप मेक कर रहे हो या फिर पब्लिकेशन कर रहे हो। मेकिंग का मतलब हो गया आप कंपोज कर रहे हो, जैसे कि कोई पोएम कंपोज करी, डिक्टेशन हो गई, राइटिंग हो गई या फिर लिबल हो गया। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जो आप कंपोज कर रहे हो या आप लिख के कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप डेफमेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइबल का क्या मतलब होता है, एक एक्ट जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो कोई भी स्टेटमेंट।
प्रिंट कर रहे हो कोई भी स्टेटमेंट जो आपको पता है कि वो सच नहीं है, सामने वाले के बारे में कर रहे हो, जिससे कि उसकी रेपुटेशन को हार्म हो जाए, उसकी जो रेपुटेशन है वो लोअर हो जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी लोअर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि आप डेफेमेशन कर रहे हो। तो या तो आप कोई चीज को कंपोज कर रहे हो, या फिर आप ऐसी चीज को पब्लिश कर रहे हो, डिक्टेशन है, कॉम्पोजिशन है, राइटिंग है, प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट हो गया, व्हेन वन पर्सन टेल्स इट टू द अनदर पर्सन, तो इसको कहते हैं कि आप इम्प्यूटेशन कर रहे हो। ठीक है, पब्लिश का क्या मतलब हो गया कि मीनिंग मेकिंग नोन अबाउट द इम्प्यूटेशन टू सम अदर पर्सन अदर देन द हु मेक्स इट। A maker cannot publish to himself, that is there should be communication of the statement. Basically आप publish कर रहे हो to someone else। अब मैं किसी के बारे में गलत बात बोल रही हूँ, इंटेंशनली बोल रही हूँ, और मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ कि ये सामने वाले लोग इसको सुने और इसकी रेपुटेशन हार्म हो जाए, तो दैट इज पब्लिश। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन एक लेटर लिखता है टू द पर्सन whom he know that he cannot read by writing some imputation against him, if that person same to know by giving that letter to be read to another, then the person writing such letter should be liable for defamation। अब इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कैरेक्टर्स के साथ देखते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ए ने एक लेटर लिखा बी को, बी कैन नॉट रीड, ओके, ब्लाइंड है वो। उसने ये लेटर दिया सी को टू रीड, यहाँ पे इसकी जो रेपुटेशन है वो हार्म हो गई, तो यहाँ पे A will be liable for defamation because when he wrote the letter he should reasonably expect that that may be read by another when the addressee refers। so जब उसने एक लेटर B को लिखा था और उसको पता है कि B ब्लाइंड है, वो तो नहीं पढ़ सकता, वो किसी और को देगा ये लेटर, तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि इससे क्या होगा, इससे नॉलेज होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि इसकी रेपुटेशन हार्म होगी, एंड दैट इज व्हाई ही विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन। सो अब हमें क्या पढ़ना है, 2001 का एक केस है सुंदरम एस के। यहाँ पे क्या हुआ, एक टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन हुई जो कि डिस्पैच टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंटेनिंग थ्रेट्स विद commands hurled at Chief Justice to step down forthwith from the constitutional office, describing him as an offender having committed offences of cheating, falsification of records and criminal breach of trust। तो क्या बोला गया, दिस वॉज हेल्ड टू बी अमाउंटिंग टू अ पब्लिकेशन, एज जो भी मैसेज था वो ओपन था टू बी रेड बाय ऑल, जिनके हाथ में वो लेटर आएगा। जब आप चीफ जस्टिस को एक लेटर लिख रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप एक लेटर लिख रहे हो, तो आपको पता है वो डायरेक्ट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा नहीं, बहुत सारे लोगों के थ्रू जाएगा। तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको नॉलेज थी, आपको रीजन टू बिलीव था कि ये सारे लोग पढ़ेंगे। अनलाइक ये वो तो है नहीं कि आप एक हैंड रिटन लेटर लिख रहे हो बाय द सेंडर इनवेलप्ड इन अ सील्ड कवर, जो सिर्फ एक बंदे को ही, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, उसको ही पढ़ा जाएगा। It will not be a publication if the letter is sent by a registered post with acknowledgement due। तो क्या बोला गया कि this will be a defamation, क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि ये बाय लॉट ऑफ पीपल पढ़ा जाएगा एंड ये उनकी रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इफेक्ट कर सकता है, उनके मॉरल कैरेक्टर को हार्म कर सकता है, तो ये डेफेमेशन माना जाएगा। अब क्या पढ़ना है, जो कम्युनिकेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, मियाँ बीवी के बीच का कम्युनिकेशन है, उसको कैसे आप ट्रीट करोगे। तो इंग्लैंड में क्या माना जाता है, इंग्लैंड में ये बोला जाता है हस्बैंड और वाइफ उनको ट्रीट किया जाता है एज सिंगल पर्सन, और बोला जाता है कि उनका जो कम्युनिकेशन है विल नॉट बी ट्रीटेड एज पब्लिकेशन। बट इंडिया में हस्बैंड एंड वाइफ को अलग माना जाता है एंड दे आर नॉट ट्रीटेड एज वन। सो अगर उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में बी कॉल्ड बिफोर द कोर्ट। अब क्या समझना है, वर्गीस एमसी वर्सेस पुनन्नन टीजे 1970 का ये केस है। इन दिस केस एक हस्बैंड जो है उन्होंने एक लेटर लिखा टू हिज वाइफ imputing defamatory statements against her father। It was held that the amounted to publication and husband was liable for defamation। अगर उन्होंने अपने ससुर जी के बारे में कुछ defamatory statements बोलते समय अपनी वाइफ को लेटर लिखा, तो ये अपने आप में पब्लिकेशन माना गया, जहाँ पे आपने कोई चीज को पब्लिकेशन किया, पब्लिश किया, जिससे कि वो सामने वाले लोगों को पता चले और आपने उनकी रेपुटेशन को हार्म किया, तो ये अपने आप में डेफेमेशन माना जाएगा। वैसे एक चीज जो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी या फिर आप पढ़ोगे आगे जाके, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़ते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब समझना है पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज होती है जो कि आम बंदा,
आम पब्लिक है वो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और वो बहुत सारे लोगों का माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। जो भी चीज न्यूज़पेपर में लिखी होती है वो बहुत सारी जनता पढ़ती है और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा। तो जब भी जो पब्लिशर होता है न्यूज़पेपर का, उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो चीज पब्लिश करे वो बहुत ज्यादा ध्यान से करे। तो एक पब्लिशर जो है उसको आप लाइबल ठहरा सकते हो डेफेमेशन के लिए, अगर वो कोई भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करता है जहां पे वेदर ही नोज द कंटेंट्स ऑफ द पेपर या फिर स्टेटमेंट और नॉट। तो बेसिकली पब्लिशर की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि he is expected to know the contents of the newspaper, but अगर वो कहता है कि जी मुझे नहीं पता था कि क्या पब्लिश हो गया, still he will be held liable अगर उनके न्यूज़पेपर में कोई चीज डेफेमेटरी पब्लिश हुई है। ठीक है, अब क्या देखना है, जवाहरलाल धारा वर्सेस होनहर राव गणपत राव कापरिकर 1998 का केस। क्या बोला गया, when there was a publication disclosing the actual, accurate and the report of the proceedings of legislative assembly mentioning the name of the complainant as one of the persons involved and likely to be suspended in a case of misappropriation of governments। तो क्या बोला गया, दिस डज नॉट अमाउंट टू पब्लिकेशन ऑफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक गुड में बात बोली गई है। यहाँ पे आप किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए नहीं बोल रहे हो, आप ये बात पब्लिक गुड में बोल रहे हो, गुड फेथ में बोल रहे हो, तो आप एक्सेप्शंस के अंदर कवर हो जाओगे और आपके ऊपर डेफेमेशन का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्यूटेशन का मतलब है एक्विजिशन। बेसिकली जब आप एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी जो मन की फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, समथिंग मोर देन द एक्सप्रेशन ऑफ अ सस्पिशन। तो बेसिकली जब हम सस्पिशन कर रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी वर्ड जो कि इम्प्यूटेशन कर रहा है, किसी को अक्यूज कर रहा है, किसी बंदे को, पर्टिकुलर पर्सन को, इम्प्यूटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्टली बोल रहे हो आप किसी के बारे में, कोई चीज अक्यूज कर रहे हो उसको किसी चीज के लिए, या फिर आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, तो दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, अब क्या देखना है, इम्प्यूटेशन या तो आप बोल के कर रहे हो या फिर आप लिखत में कर रहे हो कि वो पढ़ी जाए। तो इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, इंग्लैंड में बोला जाता है स्पोकन वर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डेफेमेशन, बट इंडिया में बोथ स्पोकन एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों को डेफेमेशन के अंदर लिया जाता है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि जो बात बोली गई है, जो बात आप बोल रहे हो, स्पोकन वर्ड्स, वो ज्यादा सीरियस हैं क्योंकि वो लोगों को माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनकी जो टेंडेंसी है जहाँ पे आप उनको प्रोवोक कर सकते हो, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है जब आप कोई चीज को सुनते हो, कोई चीज को बोलते हो। तो इंडिया में स्पोकन एंड रिटन स्टेटमेंट्स दोनों को ही डेफेमेशन के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो वर्ड्स जो कि इन्वॉल्व करते हैं इम्प्यूटेशन, जो कि इन्वॉल्व करते हैं एक्विजिशन, जो कि राइटिंग में है, अगर राइटर इंटेंड करता है कि ये स्टेटमेंट सामने वाला बंदा पढ़ेगा और इससे जो जिसके बारे में भी ये बात बोली गई है उसकी रेपुटेशन को हार्म होगा, तो ये भी इम्प्यूटेशन जो है, ये भी एक्विजिशन जो है, अपने आप में लायबल होगी फॉर डेफेमेशन। अब क्या समझना है, इम्प्यूटेशन साइन लैंग्वेज के द्वारा भी हो सकती है और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा भी हो सकती है, ड्राइंग्स के द्वारा भी हो सकती है, कार्टून्स के द्वारा भी हो सकती है। तो इंग्लिश लॉ क्या कहता है, ये अपने आप में एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो है उनका सेम इफेक्ट होगा जो कि रिटन वर्ड्स का होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो जो रीडर होता है, जो बंदा उसको देख रहा होता है, उसके माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे आप स्टैचू बना दो, कैरिकेचर बना दो, चॉक मार्क्स कर दो वॉल्स के ऊपर, साइन लैंग्वेज से कर दो, कोई पिक्चर ड्रॉ कर दो, कार्टून ड्रॉ कर दो, ऐसे सब कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। अब आपको क्या देखना है, जब हम बात कर रहे हैं इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, तो क्या देखना है कि जो भी ये बात हो रही है, मेक कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, साइन लैंग्वेज है, रिटन है या स्पोकन है, जो भी ये एक्विजिशंस हो रही हैं, जो भी ये इम्प्यूटेशन हो रही है, इवेंचुअली उनको क्या करना है, उनको हार्म करना है। और आपको होनी चाहिए इंटेंशन, आपको होना चाहिए नॉलेज या फिर रीजन टू बिलीव कि ये चीज हार्म करेगी उसकी रेप्यूटेशन को, तो आप क्या कर रहे हो, डेफेमेशन कर रहे हो। तो बेसिकली बहुत क्लियर है, अगर हम सेक्शन के वर्ड्स देखें कि यहाँ पे या तो इंटेंशन होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए या फिर रीजन टू बिलीव होना चाहिए। बेसिकली आपका मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। मेंस रिया इज साइन क्वा नॉन, इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सो आपको इन तीनों चीजों में से एक चीज प्रूव करना जरूरी है अगर आपको डेफेमेशन प्रूव करना है।
डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेफेमेशन भी हो सकती है। बट इम्प्यूटेशन जो हो, या तो वो मेक हो रही है या फिर पब्लिश हो रही है और वो सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म कर रही है, तो वो अपने आप में आपको गिल्टी ठहरा देगा फॉर द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन। बट अगर आपका केस फॉल करता है एक्सेप्शंस के अंदर, देन यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ 499। तो अगर एक इम्प्यूटेशन है जो दूसरे बंदे के खिलाफ आप बोल रहे हो, ऑल्दो मेड इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल इल विल, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है बट आप कोई चीज बोल रहे हो, आप भूल चूक से कह रहे हो, गुड फेथ में बोल रहे हो, तो आप गिल्टी नहीं होगे। तो बेसिकली मैलिस होना बहुत जरूरी है, मेंस रिया का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द इंटेंडेड हार्म मस्ट बी डायरेक्ट टुवर्ड्स द रेपुटेशन, दैट इज कैरेक्टर, सो दैट आप सामने वाले की नजर में, सामने वाले की ओपिनियन में उनका कैरेक्टर को लोअर कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी को लोअर कर रहे हो, उनकी कास्ट कॉलिंग को लोअर कर रहे हो, या फिर आप उसको एक ऐसा हॉरिबल पर्सन दिखा रहे हो, तो वो डेफेमेशन के अंदर आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, अगर आप इम्प्यूटेशन कर रहे हो अगेंस्ट अ डेड पर्सन, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, डेफेमेशन मानेंगे, क्योंकि अगर एक बंदा अगर जिंदा होता, अगर वो उसको हार्म करता उसकी रेपुटेशन को, तो हम मानेंगे कि वो डेड पर्सन की उसको भी हार्म करेगा। ये जो है उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके नियर रिलेटिव्स की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, उनकी जो सोसाइटी में एक स्टेचर है, उनका एक रुतबा है, उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो इम्प्यूटेशन अगेंस्ट अ डेड पर्सन कैन ऑल्सो बी अ डेफेमेशन। So it follows that such members can institute a prosecution, वो एक सूट फॉर डैमेजेस इशू कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस को फाइल कर सकते हैं अगर आप डेफेमेशन कर रहे हो अगेंस्ट अ डेड पर्सन। सेकेंड चीज कह रहा है, अगर आप इम्प्यूटेशन कर रहे हो अगेंस्ट एनी कंपनी या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन। कलेक्शन ऑफ पर्सन बहुत ही वाइड टर्म है, जिसमें आप क्लास या फिर सोसाइटी या फिर एक ग्रुप को भी मान सकते हो, जैसे कि एक क्लब को मान सकते हो, एक रिलीजियस सोसाइटी को मान सकते हो, एक फर्म को मान सकते हो, इवन एक कॉलेज को मान सकते हो। तो अगर आप ऐसी कोई भी इम्प्यूटेशन कर रहे हो, एक एक्विजिशन कर रहे हो जहां पे आप उनकी रेपुटेशन को लोअर कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में डेफेमेशन होगा, ठीक है। अब वाहिद उल्लाह 1935 का केस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक डेफेमेटरी आर्टिकल लिखा गया इन अ पेपर जहां पे दैट गर्ल्स ऑफ अ कॉलेज वर हैबिचुअली गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल। इट वाज हेल्ड दैट दिट इंक्लूडेड ईच एंड एवरी गर्ल, एंड हर एक बंदे को सफर कर रही थी। ये अपने आप में क्या माना गया, ये अपने आप में डेफेमेशन माना गया कि आप जो कॉलेज की लड़कियां हैं उनको डिफेम कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनकी जो सोसाइटी के अंदर कैरेक्टर है उसको आप लोअर कर रहे हो, तो आप लायबल हो गए अंडर डेफेमेशन। जो राइटर था ही वाज हेल्ड लायबल फॉर डेफेमेशन। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, अगर आप आयरनी से कोई बात बोल रहे हो, आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स बोल रहे हो, जहां पे आप एक चीज बोल रहे हो बट आपका मतलब दूसरा है, तो मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई, या फिर आप इनडायरेक्टली कोई बात बोल रहे हो, आयरॉनिक एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहे हो, तो ये भी अपने आप में डेफेमेशन माना जाता है। सरकाज़म यूज कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में डेफेमेशन माना जाता है। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहती है कि जब आपको डेफेमेशन का ऑफेंस किसी के लिए प्रूव करना है, तो आपको क्या दिखाना होगा कि रेपुटेशन हार्म हुई है, और किस तरीके से हार्म हुई है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपने उनका मॉरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर कर दिया सोसाइटी में, या फिर आपने उनके कैरेक्टर को लोअर करा और उनकी कास्ट कॉलिंग करी, उनको उनके कास्ट के नाम से आपने बुलाया और सोसाइटी में आपने उनको लोअर दिखाया, या फिर जो सोसाइटी में उनकी क्रेडिबिलिटी थी उसको आपने लोअर कर दिया, या फिर आपने सामने वाले बंदे को ये फील कराया कि ये बंदा तो डिसग्रेसफुल है, ये बंदा तो अच्छा बंदा नहीं है, ये बहुत ही घटिया बंदा है, तो ये अपने आप में डेफेमेशन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, या तो आपने वर्ड से, या फिर किसी कम्युनिकेशन से, या फिर आपने किसी अपने कंडक्ट के द्वारा सामने वाले बंदे को ये बिलीव कराया कि आप इस बंदे की रेपुटेशन हार्म कर रहे हो। ऐसे जो वर्ड्स यूज करे गए हैं हमारी एक्सप्लेनेशंस के अंदर, 4 एक्सप्लेनेशंस हैं, उनके अंदर जो वर्ड्स यूज करे गए हैं वो बहुत ही वाइड हैं, वो हर एक चीज को इस एम्बिट के अंदर ले रहे हैं, जिसमें आप सामने वाले की जो रेपुटेशन है अगर आप उसको हार्म करते हो तो आप डेफेमेशन के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। अब एक्सेप्शंस जो है हमने पढ़ ली, 10 एक्सेप्शंस हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हो, पब्लिक गुड के लिए बोल रहे हो, पब्लिश कर रहे हो या फिर मेक कर रहे हो, अगर कोई भी कंडक्ट है पब्लिक सर्वेंट का, अगर कोई भी कंडक्ट है जहाँ पे पब्लिक क्वेश्चन की बात हो रही है, पब्लिकेशन हो रही है किसी भी रिपोर्ट की जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की है,
अगर किसी भी केस के मेरिट के बारे में बात हो रही है, मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, सेंसर हो रहा है किसी भी गुड फेथ में बंदे के बाद जिसको लॉफुल अथॉरिटी दी गई है, या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको लॉफुल अथॉरिटी दी गई है, अगर आप कोई भी एक्विजिशन कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो टू एन ऑथराइज्ड पर्सन, जैसे कि उसके पेरेंट्स को कर रहे हो, टीचर को कर रहे हो, तो वो अपने आप में डेफमेशन नहीं होगा। या फिर आप कोई भी इम्प्यूटेशन कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, और आप अपना या फिर किसी और का इंटरेस्ट बचाना चाहते हो, जहां पे एक दुकान के मालिक ने अपने सर्वेंट को बोला कि इस बंदे को कोई भी चीज क्रेडिट पे मत देना, मुझे इस पे कोई विश्वास नहीं। या फिर आप सामने वाले को क्वेश्चन कर रहे हो और पब्लिक गुड में कर रहे हो, उसके बचाव के लिए कर रहे हो, उसके इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, तो आप कवर्ड हो गए अंडर द एक्सेप्शंस। 10 एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखना। अब क्या देखना है कि हमने डेफमेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि 499 के अंदर 4 एक्सप्लेनेशन दी गई है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बात बोल रहे हो, आयरॉनिकली बोल रहे हो, आप सरकाजम यूज कर रहे हो, वर्ड्स के द्वारा, साइंस के द्वारा, रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, किसी भी तरीके से कर रहे हो, और ऐसा कर रहे हो जहां पे आप सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म करना चाहते हो, आप उसकी रेपुटेशन को लोअर करना चाहते हो, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर या फिर मॉरल कैरेक्टर को, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी को, या फिर उसकी कास्ट कॉलिंग करते हो, या फिर उसको लोथसम बोलते हो, उसको ये दिखाते हो ये बड़ा ही घटिया इंसान है, सोसाइटी में डिसग्रेसफुल है, तो आप उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो। हमने 10 एक्सेप्शंस भी कवर कर ली। अब क्या समझना है, सेक्शन 500 क्या कहता है? सेक्शन 500 कहता है आपकी पनिशमेंट क्या होगी अगर डेफमेशन है तो पनिशमेंट होगी 2 साल की जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। 501 सेक्शन कहता है कि अगर आप कोई चीज को प्रिंट करते हो, इनग्रेव करते हो, जो कि आपको पता है ये जो मटेरियल है ये डेफोमेटरी है, तो आप लायबल होगे अंडर 501। 502 कहता है अगर आप ऐसी चीज जिसको आपने प्रिंट किया है 501 के अंदर, अगर आप ऐसी चीज को बेचते हो, सेल करते हो, तो आप लायबल होगे अंडर 502। अब डिटेल में एक बार इन सेक्शंस को पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर डिफेम करता है, जो कि 499 के अंदर हमने पढ़ लिया, और वो उन एक्सेप्शंस के अंदर नहीं आ रहा, तो उसको सजा हो सकती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों। 501 क्या कहता है, अगर आप कोई भी डेफेमेटरी चीज को, जो कि आपको पता है एक इम्प्यूटेशन है, एक एक्विजिशन है, जो कि सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म कर सकती है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज को प्रिंट करते हो, इनग्रेव करते हो कोई भी मैटर जिसमें आपको नॉलेज है, या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि ये चीज डेफेमेटरी है, तो आपको सजा कितनी होगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की जेल, या फिर जुर्माना, या फिर बोथ। या फिर जो चीज आपने प्रिंट करी है, कहाँ पे प्रिंट करी है? आपने प्रिंट करी है ये चीज को 501 में, जो कि आपको पता था कि ये डेफेमेटरी है, बट आप फिर भी ये चीज कर रहे हो, तो आपको कितनी सजा होगी? आपको से, और आप इस जो प्रिंटेड चीज है, जो इनग्रेव चीज है, इसको आप सेल करते हो या फिर ऑफर करते हो फॉर सेल, तो आपको सजा होगी 2 साल तक की जेल, या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डेफेमेटरी चीज है, और अगर आप इस चीज को प्रिंट करते हो, इनग्रेव करते हो, तो 501। अगर आप प्रिंटेड इनग्रेव चीज को बेचते हो, या फिर ऑफर करते हो सेल के लिए, और आपको नॉलेज है, आपको रीजन टू बिलीव है कि जो भी ये माल है ये डेफेमेटरी है, तो आपको सजा हो सकती है 2 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने 499 कवर किया, और हमने क्या बोला? वर्ड्स के द्वारा, या फिर वर्ड्स जो कि स्पोकन है, या फिर रिटन है, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, या फिर साइंस के द्वारा आप मेक करते हो या पब्लिश करते हो कोई भी इम्प्यूटेशन, और आपको इंटेंशन है, या फिर नॉलेज है, या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि ये चीज हार्म करेगी रेप्यूटेशन को, हार्म द रेप्यूटेशन। और हार्म कैसे करेगी रेप्यूटेशन को? हार्म करेगी रेप्यूटेशन को, उसका मॉरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर करेगी, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी को लोअर करेगी, या फिर कास्ट कॉलिंग करके उसकी कास्ट में उसका जो नाम है वो बदनाम करोगे,
या फिर उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे ये डिसग्रेसफुल बंदा है, लोथसम है। तो आप क्या कर रहे हो, ये सब कुछ कहाँ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कर रहे हो डेफिमेशन। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है कि अगर आप किसी डेड पर्सन के लिए भी अगर आप क्या करते हो, डेफमेशन करते हो, तो वो भी डेफमेशन माना जाएगा और आप लायबल होगे, क्योंकि वो हर्ट कर सकते हैं उसके रिलेटिव्स को, उसके चाहने वालों को, उसकी फैमिली की फीलिंग्स को। और अगर इसकी डेफमेशन होता, अगर ये लिविंग पर्सन होता, तो भी हम इसको डेफमेशन मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहती है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि आप कंपनी के अगेंस्ट भी डेफेमेशन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अगेंस्ट भी डेफेमेशन हो सकता है। यहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ पर्संस के अगेंस्ट भी हो सकता है, जिसमें आप एक कॉलेज को भी मान सकते हो, आप एक सोसाइटी को भी मान सकते हो। थर्ड क्या कहती है कि अगर आप कोई चीज सरकाजम में बोलते हो, आयरनी में बोलते हो, आयरॉनिक स्टेटमेंट भी बोलते हो, वो भी डेफेमेशन माना जाएगा। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा, फोर्थ हमने पढ़ा जहां पे आप मॉरल कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर कर रहे हो, क्रेडिबिलिटी को लोअर कर रहे हो, कास्ट कॉलिंग कर रहे हो, या फिर उसको डिसग्रेसफुल कहते हो, तो वो भी अपने आप में क्या होगा, वो भी अपने आप में आपका माना जाएगा कि आप उसका डेफेमेशन कर रहे हो। तो बेसिकली डेफेमेशन की जो चार आपकी वो है, चार एक्सप्लेनेशंस हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शंस हैं आपकी 10। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप कोई चीज पब्लिक गुड के लिए पब्लिश करते हो, पब्लिक गुड के लिए आप पब्लिश करते हो, वो एक्सेप्शन नंबर 1 में कवर्ड है। अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हो, कोर्ट की रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हो, उसके बाद अगर आप क्या करते हो, अगर आप किसी के कंडक्ट को, कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, तो वो भी कवर्ड है अंडर द जनरल, अंडर द एक्सेप्शंस, ओके। या फिर आप क्या करते हो, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप कोई पब्लिक क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अगर आप मेरिट्स ऑफ द केस, जहाँ पे किसी विटनेस की स्टेटमेंट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, या फिर पब्लिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, या फिर आप क्या करते हो, सेंसर पास करते हो जहां पे लॉफुल अथॉरिटी है, एक्विजिशन करते हो इन गुड फेथ टू द ऑथराइज पर्सन, जैसे कि उसके पेरेंट्स को अगर उसके बारे में बोल रहे हो, तो ये नहीं बोलोगे कि आप लाइबल होगे फॉर डेफमेशन। या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई भी इम्प्यूटेशन कर रहे हो और आप इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप क्वेश्चन करते हो और आप किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो ये 10 एक्सेप्शंस कर ली हमने। उसके बाद हमने क्या करा, 500 में आपने पढ़ी कि फाइन क्या होगा, आपकी पनिशमेंट क्या होगी। तो पनिशमेंट क्या दी गई है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल तक की, या फिर फाइन होगा, या फिर बोथ। उसके बाद आज 501 में हमने पढ़ा कि अगर आप पब्लिश करते हो, सॉरी, अगर आप प्रिंट करते हो या फिर आप इनग्रेव करते हो कोई भी ऐसी चीज जो कि डेफमेटरी है, तो आपको सजा होगी अंडर 501, वो भी 2 साल तक की सजा। और जो चीज आपने 501 में प्रिंट करी है या फिर इनग्रेव करी है, अगर आप उसी चीज को सेल करते हो या ऑफर टू सेल करते हो, तो आपको सजा होगी अंडर दिस सेक्शन, अंडर सेक्शन 502, जो भी है आपकी 2 साल तक की जेल, या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकती है। ध्यान रखना, इन दोनों में आपको जो जेल है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो 4 सेक्शंस थे, 499, 500, 501, 502, ये हमने कवर कर लिया। और हमने हमारा चैप्टर नंबर 21 जो कि डेफमेशन को लेके बात करता है, उसको हमने कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखने हैं ये सारे सेक्शंस। आप लोगों को वो जो हम लोगों ने एक्सेप्शंस वाले 3 कीवर्ड्स याद करें। क्या कीवर्ड्स थे, पब्लिक, उसके बाद हमने किया प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन और कोर्ट। इन 3 कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि हमारी 10 एक्सेप्शंस हैं। कई बार आपके पीटी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी एक्सेप्शंस दी गई हैं 499 के अंदर। तो 10 एक्सेप्शंस दी गई हैं और 4 एक्सप्लेनेशंस हैं।
4 एक्सप्लेनेशंस हैं, उन चारों को ध्यान रखना है। कोई बात आयरॉनिकली बोल रहे हो, कोई बात सरकाजम में बोल रहे हो, कोई बात डेड पर्सन के लिए बोल रहे हो, कंपनी के लिए बोल रहे हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए बोल रहे हो, कलेक्शन ऑफ पर्संस के लिए बोल रहे हो, तो वो भी क्या मानी जाएगी, डेफमेशन मानी जाएगी, अगर वो इन 10 एक्सेप्शंस के अंदर कवर्ड नहीं है। तो आपको यही चीज को ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज अगर इन 10 एक्सेप्शंस के अंदर नहीं आती है और वो सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म कर रही है, हार्म कॉज कर रही है, रेपुटेशन को लोअर कर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी को गिरा रही है, मार्केट में उसकी इमेज को लोअर कर रही है, या फिर आप उसको डिसग्रेसफुल कह रहे हो, तो वो अपने आप में क्या मानी जाएगी, वो अपने आप में एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट मानी जाएगी। डेफेमेशन सिविल भी होती है और क्रिमिनल भी होती है। क्रिमिनल में आपको मिल जाएगी जेल की सजा, इसीलिए यहाँ पे डेटरेंस थ्योरी के बारे में बात होती है, प्रिवेंशन के बारे में बात होती है, और जहां तक सिविल की बात है वहां पे आपको डैमेजेस मिल सकते हैं। बट कई बार डैमेजेस अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं और जरूरी होता है कि सामने वाले को आप पनिश करो, आप सामने वाले को जेल की रोटी खिलाओ, उसको जेल का पानी पिलाओ, जिससे कि वो भी सुधरे, उसके साथ के भी सुधरे और एक सोसाइटी में डेटरेंस थ्योरी हो। जहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वहीं पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि इन फंडामेंटल राइट्स को आपको कर्टेल करना है जब ये सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो हमें फंडामेंटल राइट्स तो देता है, बट ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली आप अपना राइट फॉलो करते करते इतने भावुक ना हो जाए, इतना ना बह जाए कि आप दूसरे वाले के राइट्स को इन्फ्रिंज कर दे, यही बोलता है हमारा लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है हमारा PW की ऐप, लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है और आपको IPC सिलेक्ट करना है। वहां जाके आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, PDF में होंगे ये, आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारी DPPs जो कि क्विज फॉर्म में भी आपको मिलती है। तो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया बट अप्लाई करना नहीं आता। तो मेरा सजेशन यही होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपका एप्लीकेशन भी चलता रहे। बेसिकली अप्लाई करना माइंड को बहुत जरूरी है, सिर्फ सुनते रहने से चीजें नहीं होती हैं, उनको सॉल्व करना भी जरूरी है। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकें वो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहेगा। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड जल्द मिले मुझे मेरे आने वाले लेक्चर में, जहां पे मैं बात करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 22 की। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा स्टूडेंट्स IPC का, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि IPC में टोटल कितने सेक्शंस हैं और IPC में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। आप लोग ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और जल्द मिले मुझे मेरे आने वाले लेक्चर में, जहां पे हम चैप्टर नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।